सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। अब जो वक्त है हमारे पास वो वक्त है जब नीट और IIT एडवांस और JEE मेंस के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। बच्चे इस प्रतीक्षा में हैं कि उनकी काउंसलिंग शुरू हो। जोसा की काउंसलिंग तो शुरू हो भी गई है और नीट की काउंसलिंग होने वाली है। तो बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मन में भी इसकी चिंताएं हैं और जो वाजिब भी हैं कि उनके बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग में शामिल हुआ जाए, क्या तरीका है उसका, कितने पैसे लगते हैं, कितना वक्त लगता है, कैसे कॉलेज में एडमिशन होता है और कब क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो इन सब सवालों के बीच लगभग हमारी आबादी का जो बहुतायत हिस्सा है वो इन सवालों से जूझ रहा है। हर घर में या उनके आसपास में बच्चे इस परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और उनकी अपनी वाजिब चिंताएँ हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की काउंसलिंग पर कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हैं, और भी जो सवाल होने चाहिए पेरेंट्स के उनको भी शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। जो बच्चों के मन में सवाल उठते हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए मैं 2 लोगों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। स्वागत करते सुधांशु कुमार जी का, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। मेडिकल पर एक्सपर्टीज़ है लेकिन इंजीनियरिंग पर भी इनसे सवाल पूछेंगे। अमर कुमार जी का, जो हमारे चीफ ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हैं, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पेरेंट मतलब पिता भी हैं एक बच्चे के जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं भी आपका होस्ट हूँ और मैं भी पिता हूँ, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। तो हम दोनों मिलकर यह कोशिश करेंगे कि जो पेरेंट्स के मन के सवाल हैं उसको लिए सुधांशु से पूछें या अपने अनुभवों को भी आपसे साझा करें। तो इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं सुधांशु जी से कि जो बच्चे नीट में को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए तो मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को ये बोलूँगा जिसने इतना मेहनत किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा। जो भी स्कोर आया उसको एक्सेप्ट करें और काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा सर, ये खासकर नीट के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि बच्चे 550, 600, 650, 700 तक नंबर लाते हैं और फिर भी दुविधा रहती है कि कहाँ पे कैसे ऑल इंडिया वाले में पार्टिसिपेट करिए। स्टेट काउंसलिंग है, तो ये स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है? एक बच्चा अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? ये सब जो सवाल हैं इनका जवाब चाहिए आपसे। एक्चुअली है क्या, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा और कुछ ओपन स्टेट्स होते हैं। तो पहले मैं ऑल इंडिया से बात कर लूँ। ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में हैं उनका 15% सीट्स होता है और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं और उसके अलावा प्राइवेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूरी इंडिया की डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्टेट में होता है 85% सीट जो गवर्नमेंट सीट्स हैं और कुछ राज्यों में ऐसा है कि उनके प्राइवेट सीट्स भी गवर्नमेंट कोटा में मिला, जैसे कर्नाटका जैसे स्टेट हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट सीट्स हैं जो लो फीस पर हैं। तो अब ये हमें प्लान करना चाहिए कि हमारा स्कोर कहाँ है। ऐसे मैं तो ये कहूँगा कि जितना मल्टीपल काउंसलिंग करेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो ऑल इंडिया में तो सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। अगर अच्छा स्कोर है तो मेरा ये मानना है कि 85% सीट्स में करना चाहिए। साथ में उनका डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी करना चाहिए अगर उनका स्कोर कम है और बजट है तो। और कुछ स्टेट्स के भी करने चाहिए। स्टेट्स को तो अपने अपने स्टेट्स में बच्चे करेंगे ही गवर्नमेंट के लिए, और साथ में कई ओपन स्टेट हैं उसकी भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। तो नीट में जो अच्छा स्कोर हम लोग कहते हैं वो क्या, मतलब उसको क्या माना जाए? देखिए, अच्छा स्कोर तो अब बच्चा जब एग्ज़ाम देता है और जब रिज़ल्ट पब्लिश होता है तो हर पेरेंट्स और हर बच्चा को लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा है। लेकिन अब अच्छे स्कोर आप ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट कि अगर 600 के ऊपर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसके बिलो हैं तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताया, लेकिन कैटेगरी वाइज थोड़ा ऊपर नीचे होगा ये।
थोड़ा बहुत जी, फर्क पड़ता जी, है। जी। ठीक है, मैं फिर आऊँगा आपके पास, इससे पहले अमन जी के पास चलते हैं। सर ये बताइए कि जैसे आपने पूरे साल अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखा है, जो बच्चे पूरे साल मन लगाकर पढ़ते हैं और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं जेईई मेंस में या नीट में, और जब रिजल्ट आता है तो इस वक्त बच्चों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, किस तरह के सवाल पूछते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि ये सवाल आपके पास भी आता होगा। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि बच्चों के मन में क्या आता है। आप जो मेरे संपर्क में कई बच्चे हैं, खुद मेरा बेटा भी इस साल काउंसलिंग में हिस्सा लेगा, और दूसरे भी कई मित्रों के बच्चे हैं, या जो जिस कोचिंग संस्थान में जो मेरा बच्चा पढ़ता था उसके कुछ बच्चे और गार्जियन भी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो 500 रैंक, जिनका 100 रैंक आया है, वो भी एंजाइटी में जी रहे हैं, और जिनका 3 से 4 लाख आया है वो भी एंजाइटी में जी रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि नीट का एक अलग थोड़ा पैटर्न है और इसके काउंसलिंग का पैटर्न अलग है। तो क्या है कि वो मेडिकल में क्या होता है कि आपको MBBS ही पढ़ना है, और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, मैकेनिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, या और भी कई ब्रांचेज जो हैं, 1-2 दर्जन के आसपास ब्रांच हैं। तो हर आदमी चाह रहा है कि हम ये ब्रांच पढ़ें, तो और इसके अलावा हमको पसंदीदा कॉलेज मिले। तो कई बार तो मैं देखता हूँ कि कई बच्चे हैं कि वो मनपसंद कॉलेज जाने के लिए ब्रांच से भी समझौता कर लेते हैं। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी, हर बच्चा, हर पेरेंट्स, बच्चों से कम जो है पेरेंट्स भी जो है डिप्रेशन में नहीं है या एंजाइटी में नहीं है, कि उनको लग रहा है कि कोई एक अच्छे जगह पे मेरा बच्चा प्लेस हो जाए। बच्चे चाह रहे हैं कि मैं जो सोचा था, मैं जो ब्रांच चाह रहा हूँ वहाँ जाए। और जो लोग इस गणित को, जो इंजीनियरिंग की गणित को नहीं जान रहे हैं, और हमारा जो ज़्यादातर समाज में जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ये बताने में लगा, अच्छा कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, ठीक है। पहले तो आपका बच्चा, आपको इसलिए मैंने बच्चों को इस सवाल देना पड़ता है जवाब कि तुम क्वालिफाई नहीं किया। अगर क्वालिफाई कर गए तो तुम वहाँ एडवांस क्वालिफाई नहीं किया, एडवांस कर लिए तो भाई तुमको तो उसमें जाना चाहिए। नया IIT ठीक नहीं है, पुराना वाला ठीक है। अब पुराने में चले गए तो बोला कि अच्छा ये ब्रांच ले लिए। तो कुल मिला के ये जो बहुत ही मुश्किल समय, और इसी समय एक बेहतर जो है ना काउंसलर की आवश्यकता होती है कि बच्चे को उसके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मुझे आपने 3 साल पहले लौटा दिया, तो मेरे बच्चे ने भी परीक्षा दी थी जेईई की, और हमें भी तय करना था कि अच्छे कॉलेज में उसको IIT दिल्ली में पढ़ना था, और जो रैंक था उसमें जो टॉप ब्रांच कहे जाते हैं सो कॉल्ड, वो मिलने वाले नहीं थे। तो कंप्रोमाइज़ करना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो उसको टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक डिज़ाइनिंग जो डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल्स डिज़ाइनिंग को चूज़ किया, और काफ़ी अब 3 साल हो गया IIT में। और अब मुझे महसूस, तब मेरा ये प्रेशर था एज ए पेरेंट कि नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए यार, तुमको IIT गुवाहाटी में ये मिल रहा है। तो हम अपनी समझदारी से बात करते थे, बच्चे अपनी एक्सपेक्टेशन से बात कर रहे थे। और आज मैं देखता हूँ कि मैं गलत था। अगर मैंने उसको भेज दिया होता दूसरे IIT में जो मिल रहे थे, तो जो IIT दिल्ली ने मेरे बच्चे को बनाया है पिछले 3 साल में, भले ही उसका ब्रांच जो भी हो, वो और IIT शायद नहीं बना पाते। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। ब्रांच में आप तो खुद उस चीज़ को देख रहे हैं कि आपके पुत्र का क्या ग्रोथ हुआ होगा इस 3 साल में। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का यही फ़ायदा है कि उसका ना होलिस्टिक, मतलब उसका विकास सभी क्षेत्रों में। आप देखिए ना, जो गूगल जो है उसके CEO है पूरे, वो मेट्रोलॉजी के स्टूडेंट IIT खड़गपुर से। हाँ, IIT खड़गपुर से। अगर उस समय वो सोचते कि नहीं भाई, या उनके पेरेंट्स सोचते कि इससे क्या होगा, तो जो है ना कि इकबाल ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो आप मतलब ये ब्रांच या कॉलेज पे ये कह के और किसी को पिंच नहीं कर सकते हैं कि नहीं इसका तो यही है। लेकिन क्योंकि अभी काउंसलिंग शुरू हो गया, कल से जोसा की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है, तो तमाम बच्चों और गार्जियन को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चॉइसेस उसमें फील करने चाहिए। और क्योंकि एक अच्छी बात ये है कि इस बार सीट बढ़े हैं, और ये बहुत शुभ संकेत है। नीट में भी कि जो मेडिकल सीटों की संख्या भी सरकार ने बढ़ाई है, और इंजीनियरिंग में भी जो IIT, NIT और GFTI में भी सीट बढ़े हैं। तो जो भी बच्चा बेहतर किया है उसको तो सीट मिल ही जाने हैं, और जिन बच्चों का थोड़ा अगर कमतर भी अगर रैंक है
तो उनके लिए भी जो है सीट की व्यवस्था है। ये अच्छी बात है, सीटें बढ़ी हैं और बच्चे देखिए डिग्री रैंकिंग का जब हम लोग की जब बात हम लोग करते हैं जब पेरेंट तो हर सा अखबार पढ़ते कौन सा रैंक, तो आईआईटी में आईआईटी चेन्नई मतलब आईआईटी मद्रास मान लीजिए, अब चेन्नई उस शहर का नाम है लेकिन आईआईटी मद्रास ही है, तो आईआईटी मद्रास टॉप पे रहता है। लेकिन झारखंड में जैसे हम लोग घूमते हैं और यूपीएससी के बहुत सारे लोग आईआईटी से यूपीएससी में जाते हैं, तो आईआईटी मद्रास का एक भी आईएएस ऑफिसर मुझे झारखंड कैडर में नहीं मिला है, जबकि आईआईटी मुंबई के बॉम्बे के लोग हैं, आईआईटी दिल्ली के लोग हैं, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप देखेंगे हम टॉप जब आईआईटी खड़गपुर में मेट्रोलॉजी पढ़ के कोई आदमी गोल्ड सीईओ बन सकता है, या यहाँ के बहुत सारे ऑफिसर्स वैसे हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की, वो एनआईटी में थे और वे टॉप पोजीशंस पे हैं, या कुछ वैसे मतलब ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने उस कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जो तब आईआईटी नहीं था, हालांकि वो अब आईआईटी हो चुका है धनबाद आईआईएस से, और वो टॉप पोजीशन पे थे। प्रीवियस गवर्नमेंट में बहुत काफ़ी अच्छा होल्ड था, मैं नाम भी लूँगा सुनील बर्नावाल साहब का, और बाद में पीएचडी भी की उसी कॉलेज से। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कॉलेज और फिर वो क्या कहते हैं वो आपका पार्टिकुलर कि इसी डिपार्टमेंट में उनको पढ़ना है, यही वाला ब्रांच लेना है, वो बहुत मैटर करता है, लेकिन एकदम वही मैटर करता है इकलौता, ऐसी बात नहीं है। इंजीनियरिंग की बात इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि हम दोनों के बच्चे जो है इनसे एक का बच्चा जिनको पढ़ रहा है दूसरे का बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो हम दोनों उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं खबर देख रहा था इस बार जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, तो बीआईटी सिंदरी के बहुत सारे बच्चे पास। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं सुधांशु के पास फिर पहुंचूंगा, और सर मुझे ये बताइए कि हम लोग फिर बात करेंगे काउंसलिंग में कैसे जाया जाता है, कैसे टॉप रैंकर्स आते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि जिन बच्चों को नीट में कम नंबर है मान लीजिए, क्योंकि ये भी एक ट्रिक है कि आप नंबर मार्क्स स्कोर कैसे कर पा रहे हैं एग्जाम्स में, या जिन बच्चों ने एडवांस क्रैक नहीं किया लेकिन उनका मेंस में ठीक ठाक है, और ठीक ठाक अगर नहीं भी इसको ठीक ठाक की परिभाषा भी उसको परिभाषित न करें तो उनको मार्क्स आए, तो उन बच्चों के पास क्या ऑप्शंस हैं पार्टिकुलर मेडिकल के लिए और फिर इंजीनियरिंग के लिए? देखिए, मैं इंजीनियरिंग पे पहले आता हूँ, चूँकि मैं समझता हूँ कि अभी इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे डिस्कस हुआ तो इंजीनियरिंग पे पहले आते हैं। तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये एंजाइटी ख़त्म कर लेनी चाहिए ब्रांच रिलेटेड, क्योंकि अगर बच्चा को किस ब्रांच में इंटरेस्ट है उससे भी डिस्कस करनी चाहिए कि अब जैसे आप लोगों ने कहा कि हर ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट्स है, क्योंकि अगर कोई ब्रांच किसी कॉलेज में पर्टिकुलर चल रहा है तो उसका प्लेसमेंट ज़रूर है और उसमें स्कोप भी है। तो मेरा ये मानना है कि हम पहले टॉप इंस्टीट्यूशन देखें, क्योंकि उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूशन की देखें तो अब लोग आज के ट्रेंड में लोग कंप्यूटर साइंस को लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, देन लोग आईटी देते हैं, कहीं कहीं उसको आईटी को इंफॉर्मेशन साइंस भी बोलते हैं, देन कई लोग ईसी देते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो सारे ब्रांच है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी का अच्छा स्कोर है और अच्छा ऑल इंडिया रैंक तो आईआईटी और एनआईटीज़ तो मिलेंगे, लेकिन जिनको कम मार्क्स है और उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में थोड़े ब्रांच कंप्रोमाइज़ कर लें, ब्रांच क्योंकि कई ब्रांचेज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, इसमें कंप्रोमाइज़ कर लें। और अदरवाइज आप फिर सेल्फ फिनांस इंस्टीट्यूट जैसे टॉप मोस्ट इंडिया में जैसे लाइक वीआईटी हो गया, विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम चेन्नई हो गया, बेंगलोर में आरवी हो गया, रमाया हो गया, या बीएमएस हो गया, एमवीआईटी हो गया, आरएनएसआईटी हो गया, थापर हो गया, आपका भुवनेश्वर पास में कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो स्टेट वाइज बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, इवन झारखंड में भी बीआईटी सिंदरी है, स्टेट कोटा से मिलेगा बच्चों को। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर उनको स्कोर कम है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। एक और सवाल है, फिर मेडिकल पे आते हैं कि कई बार क्या होता है बच्चा ये सोचता है कि हमको इस साल ड्रॉप लेना चाहिए, होल्ड लेना चाहिए एक साल, और अगले साल तैयारी करके फिर से एग्जाम देना चाहिए। ये कितना फ़र्क डालता है बच्चे के करियर पे? देखिए, डिपेंड ये करता है, अगर बच्चा अपेयरिंग है तो उसको चूँकि साथ में +2 की भी तैयारी करनी थी और साथ में कंपटीशन की भी। अब बच्चे ने ऐसा नहीं कि पढ़ाई कम किया, ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन ट्रिकी नहीं पढ़ाई किया, तो ये टेक्निक्स हैं बेसिकली एग्ज़ाम में। तो अब नॉर्मली ये होता है कि बच्चा किस टेक्निक से स्टडी किया, तो खुद उसको सेल्फ देखना होगा कि अगर हमें सपोज आईआईटी और एनआईटी में ही जाना है और हम बॉर्डर लाइन पे हैं और हमें जो ब्रांच चाहिए या इंटरेस्ट है बच्चे का, चूँकि आप बच्चे का इंटरेस्ट चेंज ना करें, उसके इंटरेस्ट अगर वहाँ है
तो और उसको लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम बेहतर कर सकते हैं, तो उसको एक मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन और लेके चलना चाहिए, अगर उससे बेहतर नहीं हुआ तो फिर नीचे के इंस्टीट्यूशन में हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी ओपन रखना चाहिए। कई एग्ज़ाम्स हैं जेईई के अलावा भी, स्टेट या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वीआईटी करती है, मणिपाल करती है, कॉमेट के कर्नाटका करती है, कलिंगा लेती है, एसआरएम लेती है। तो इन एग्ज़ाम्स के भी ऑप्शन ओपन करके रखने चाहिए कि अगर बच्चा का किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ एडमिशन मिल जाए। अच्छा, जोसा काउंसलिंग में हम लोग फिर अब नीट पे जाएंगे, लेकिन जोसा काउंसलिंग में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा ही एक भाई जिसने 3 साल पहले ही एडवांस क्रैक किया, पहली काउंसलिंग में, जोसा की पहली काउंसलिंग में उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, नो वन कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं था। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या होगा, तो मेरा तो कहीं नहीं होगा भैया। और बाद वो IIT मंडी में पढ़ाई कर रहा है और बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा है। तो पहली काउंसलिंग से ही हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। और ये मैं लिविंग एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अब सर बताइए, आपकी नीट में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिनको अच्छे मार्क्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? और फिर मैं पूछूंगा जिनको खराब मार्क्स हैं, मतलब थोड़े खराब मार्क्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस? देखिए, बच्चे अपने अपने, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप एडमिशन लेने के बाद कर लेते हैं, लेकिन पहले हम आते हैं, चूँकि समय कम होने की वजह से हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। अगर किसी बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा इन द सेंस 600 के ऊपर है, तो 600 के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑल इंडिया का। तो ऑल इंडिया का पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जितने भी इंडिया में 15% सीट्स हैं, प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे उसमें एम्स हैं, जिपमर हैं, BHU है, आपका ये सब जो भी इंस्टीट्यूट हैं, इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ऑल इंडिया आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और उसमें आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए ऊपर से नीचे तक। पहले तो आपको 2 तरह से लिस्ट बनानी होगी, कुछ कॉलेज में बॉन्ड है, कहीं बॉन्ड नहीं है, वो भी आपको एक चीज़ देखना है। दूसरा देखना है स्टेट प्रेफरेंस, किस स्टेट में जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तीसरा देखना है कि इंडिया में जो सबसे पहले बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसकी एक लिस्ट बनानी है। 3-4 कॉम्बिनेशन फिट करके आप पहले वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए, फिर अपने स्टेट का कीजिए, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से 10-20 मार्क्स नीचे आती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ आपको बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। तो इसलिए स्टेट का भी आपको फिर पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। अब 600 से कम नंबर है, 500 और 600 के बीच में अगर नंबर है तो उन बच्चों को क्या करना देखिए, अगर 500 और 600 के मार्क्स के बीच के बच्चे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो उनको भी करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन साथ में उनको बैलेंस करने के लिए, चूँकि 500 और 600 के बीच में है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि अच्छे इंस्टीट्यूट लो फीस में हमको मिल जाए, क्योंकि यहाँ आपको चांसेस है मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही मिलेंगे। तो उसमें इंडिया में जिस स्टेट में लो फीस है उसकी एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि किस स्टेट में कम फीस है, किस स्टेट में अच्छे कॉलेज हैं, क्योंकि सारे स्टेट में अच्छे कॉलेज नहीं, लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ तो कॉलेज अच्छे हैं। तो उसकी एक आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और फीस के साथ, एकेडमिक के साथ, हॉस्पिटल के साथ, और बच्चा अपना आना जाना जो आप आते जाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कितना है, इजी है। तो ये सारी चीज़ें देख के कहीं पर हिडन फीस हैं, इनकी भी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, फिर जाके उनको काउंसलिंग में प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब मैं अमन जी को बताऊँगा, उसके पहले एक सवाल और मेरा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं और पैसा कितना लगता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? एक्चुअली में जब आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं तो इसमें रिजर्वेशन बच्चों के लिए 5,000 लगते हैं, वैसे 10,000 लगते हैं, जो 2022 का है। 2023 की अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव यही कुछ रहेगा। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, डीम्ड की बात करें, तो लगभग स्टेट में 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? अब डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट हो गया, नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कलर फोटोग्राफ्स, और आपका आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए। इतना तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इतना पहले से तैयार करके रखें काउंसलिंग जाने के लिए। बिल्कुल। अब बताइए सर, क्योंकि हम दोनों इस सेम अवस्था में हैं, कि कोचिंग से क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि बगैर कोचिंग लगता है कि नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और रिजल्ट्स भी उस तरीके से ही आते हैं। तो कोचिंग से बच्चों का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, और कोचिंग कितना फुलफिल कर पाता है इसको? तो देखिए, कोचिंग क्योंकि फ़ायदा तो करता ही है, लेकिन शायद इसी वजह से इस देश में जो है हज़ारों कोचिंग और बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, और कई लोग दावा कर रहे हैं कि हम 25 साल और 50 साल से हैं। तो फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आपके बच्चे का मोटिवेशनल लेवल क्या है, ठीक है ना।
जब तक खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। और लेकिन ये जो कोचिंग के नाम पे जो प्रचार प्रसार और अखबारों में रोज़ आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा रंगीन विज्ञापन है, बच्चों का फ़ोटो रैंक 1 रैंक 2, तो वो भी एक तरह से ना वो क्योंकि अभी सब कुछ बाजार नियंत्रित करता है, तो आप देखते हैं ना ऐड और उसमें लगता है कि अरे ये फलना जी का बेटी फलना जी का बेटा का फ़ोटो आ गया, तो आप कनेक्ट करते हैं कि अगले साल मेरा बेटा का भी यही फ़ोटो रहेगा, ठीक है। और आप उसको पूरा तैयार वार करके जो भी बचत आपके पास है लेके आप कोचिंग वाले मास्टर साहब को जमा कर देते हैं कि अगले साल आएगा, लेकिन आपका बच्चा ही मोटिवेटेड नहीं है और जो कोचिंग का जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करता है। और लेकिन क्यों आप बोलिए कि नहीं तो फिर इतने बच्चे कैसे पास हो रहे हैं, हम तो देखते हैं रंगीन फ़ोटो, बड़े बड़े होर्डिंग। तो दरअसल उसमें खेल ये है ना कि हज़ारों बच्चे हैं उसमें, उसका रिजल्ट का अगर औसत निकालिएगा तो कहा जाता है पूरे देश में कि 110, एडवांस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात नहीं करता हूँ, जेई मेंस की, जेई एडवांस में 110 बच्चे में से एक बच्चा का सक्सेस रेट है, ठीक है। तो उसी अनुसार समझिए कि कितना ज़्यादा चैलेंज टफ है। मैं इस बात का मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कोचिंग सिस्टम है पूरा बेकार ही और कोई मास्टर नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर उनका चल कैसे रहा है और लोग जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सपने भी बहुत बिक रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप एक प्रचार में जो है वो कोई क्रीम लगा के आदमी अगले ही फ्रेम में गोरा हो जाता है, वो उसी टाइप का मामला है। अगर आपका बच्चा का बेस ठीक नहीं है, इसीलिए आजकल क्या हो गया, बहुत सारे कोचिंग संस्थान तो क्लास 6 से क्लास 8 से जो है वो कोचिंग, और बहुत हमारे आपके जैसे मित्रों के बच्चे जो हैं अभी भी झारखंड, बिहार और बाहर के प्रदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके बच्चे हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन का जो लेवल है ना वो उस तरह का नहीं है। और कोचिंग वाले मास्टर साहब, आपका तो एक ही बच्चा है, ठीक है, आपको तो उसी में आपकी सफलता असफलता जय पराजय दिखती है, लेकिन कोचिंग वाले मास्टर साहब को जो है क्या है कि वो अलग बैच ही बना देते हैं, जो अच्छे बच्चों का अलग बैच बना उस पर फोकस किए। और एक वेब सीरीज आया था बहुत अभी कुछ दिन पहले, वो IIT के बच्चे हैं कुछ, उनका एक उन्हीं ने बनाया था कि ये मेरा रैंकर है और ये मेरा बैंकर है। मतलब एक ग्रुप जो है वो रैंक बन देता है, जिससे कोचिंग का प्रचार प्रसार होता है, उसकी इमेज बिल्डअप होती है, और दूसरे वो जो भीड़ है वो बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करता है। तो हाँ, इफेक्ट यही है। इसलिए आप सपनों के पीछे नहीं जाइए। आपके शहर में ही अगर कोई शिक्षक है जो बच्चे से कनेक्ट कर रहा है, बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहा है, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि गार्जियन भी कितना कनेक्ट हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए, ना कि आप बड़े बड़े विज्ञापन देख के अपने बच्चों को बाहर भेज दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ सफलता मिल ही जाएगी। और जो आप देख रहे हैं ना कि वो कि अगले फ्रेम में क्रीम लगा के आदमी गोरा बन जा रहा है, वो सब बकवास है। आप देखिएगा उसके नीचे में बहुत जो है सूक्ष्म अक्षरों में लिखा रहता है कि ये विज्ञापन है, इसका असली जीवन से कोई नाता नहीं। चलिए, एक सवाल और है आपसे कि जो काउंसलर की भूमिका होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जब काउंसलिंग में जाते हैं उसके पहले काउंसलर के पास जाते हैं, जैसे सुधांशु जी के पास या इस तरह के जो लोग हैं, कई लोग क्या करते हैं कि बच्चे जब पढ़ रहे होते तब से वो काउंसलिंग में डाल देते हैं बच्चों की, काउंसलर से भाई टाइम टू टाइम आप कनेक्टेड रहिए। एक काउंसलर कितनी बड़ी या छोटी भूमिका अदा करता है एक बच्चे के कंपटीशन की परीक्षाओं को क्रैक करने में? देखिए, काउंसलर की भूमिका जो है वो तो है कि पूरे जो एजुकेशन सिस्टम में आप देखिएगा है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जैसे क्लास 10th में जाने के बाद ना और 9th 10th में जाने का जो किशोर होता है जो बच्चा, तो अपने फादर से थोड़ा वो अलग होना, वो अपना अलग साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है। उसी में अब बहुत सारे बच्चे, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने पिता से शेयर करना बातें कम करते हैं, या आपका ऐसा दबाव होता है कि आप जैसे ही बोलेगा ना कि मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, आप बोलिए कि पढ़वे नहीं करता है आप, क्योंकि तुरंत जज हैं, जजमेंटल आप हो के उसको बोलिएगा तो वो आपसे बात नहीं रखना शुरू करता है। तब वहाँ पे एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है जो काउंसलिंग करता है उसका, लेकिन काउंसलर किस तरह का हो, जो हालांकि सारे स्कूलों में खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों में, तो रांची में या झारखंड में मैं देख रहा हूँ कि सब स्कूल ने अपने बच्चों के लिए रखा है, लेकिन
लेकिन आप उनके पास अगर जाइएगा तो आपका बच्चा का वो सही रिपोर्ट, सही बात आपको बताएंगे, फिर जो कमी होगी फिर आपको बताएंगे, तो वो एक ब्रिज का काम करेंगे। तो काउंसलर की भूमिका है। लेकिन यहाँ पे आजकल क्या हो गया है ना कि काउंसलर मतलब हो गया है कि जो परीक्षा एग्जाम में आपका वो रैंक के अनुसार आपको जीत हार दिलवा रहा है वो, ठीक है। और वो काउंसलर पहले ना हम लोग के घर में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, दादा मामा नाना, क्योंकि हम वो सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई कि सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो उसमें एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता तो महसूस हो रही है और उससे बच्चों को फ़ायदा हो भी रहा है। और तो ये काउंसलर की आवश्यकता है। और साथ में जो वो काउंसलर जो हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, सुधांशु जी जैसे लोग जो नंबर के आधार पे बच्चों को बेहतर जगह और उनको अच्छे संस्थानों की सलाह देते हैं, इनकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आपने जो जिक्र किया था कि एक बच्चे का कि जोसा के 6 राउंड तक उसको कोई सीट ही नहीं, फर्स्ट राउंड में कोई सीट, सेकंड राउंड में आता है। हाँ, तो क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि 6 राउंड तक ही बहुत बच्चों को नहीं आता है, और जो स्पेशल राउंड होता है, जो सीसैब राउंड जिसको कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल होता है। तो कई बच्चे क्या एंजाइटी में, परेशानी में लगता है कि हमको तो मेरा ज़िंदगी का कुछ नहीं हुआ, अरे रवि जी का तो हो गया, मेरा भी कुछ नहीं हुआ। तो उस समय एक प्रोफेशनल काउंसलर जो रहता है वो बच्चे को समझाता है, बुझाता भी है, और पुराने डेटा को एनालाइज करके भी उसको बताता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका फ़ायदा होता है। और क्योंकि आप केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी अगर आप जाइएगा तो उनको पता है कि किस कॉलेज में क्या है। हाँ, तो काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। चलिए सर, अब हमारे पास 2 मिनट है सिर्फ जी, और मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे। तो आप ये समझ लीजिए कि हम 2 पेरेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे नीट में जाना चाहते हैं, तो उनको काउंसलिंग के लिए क्या क्या सलाह देना चाहिए जो अब तक आप दे चुके उसके अलावा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इतने कम समय में यही बताऊंगा कि पेरेंट्स को एंजाइटी से दूर होना चाहिए और दूर रहना चाहिए। साथ में पेरेंट्स को जो स्कोर है वो स्कोर से पता लग जाता है कि हमें सरकारी में मिलना है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो अगर हमें सरकारी में जाना है तो सरकारी की लिस्ट एक बना लें, और प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट की एक लिस्ट बना लें, फीस के अकॉर्डिंग, हिडन फीस के अकॉर्डिंग, और अपना बजट को भी, जेब को भी देखें, क्योंकि हर जगह 2-2 लाख की सिक्योरिटी है। इसमें बहुत सारे रूल हैं, पैसे फोरफिटेड भी होते हैं, तो इसको फॉलो करें। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखें, अच्छे इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन कर लें, उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जो तो प्राइवेट बेहतर कॉलेजेस हैं उनमें ऑन एवरेज अलग अलग फीस होती है, फिर भी ऑन एवरेज क्या पैसा लग जाता है? अब देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप मान लीजिए आज के डेट में 10 लाख से स्टार्ट होता है और ये 25 लाख तक जाता है। ये सालाना की बात, सालाना की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर MBBS के लिए किसी को एडमिशन लेना है तो या वो 10 लाख के हिसाब से 40-50 लाख रुपए की बिल्कुल व्यवस्था करनी पड़ेगी, और 25 लाख के हिसाब से वो 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए की व्यवस्था करें, ताकि 4 साल 5 साल में वो लगना है। बिल्कुल। इसके अलावा जो आप जैसे हिडन चार्जेस की बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो बिहार और झारखंड के प्रोस्पेक्ट में बताइए, क्योंकि हम अगर झारखंड में हमारा बच्चा पढ़ता है तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये जो 4-5 राज्य हम चाहते हैं कि बच्चों को नज़दीक में भेजें। इन 4-5 राज्यों में कैसे क्या फी स्ट्रक्चर है, कहाँ खाना वाना बच्चों को हॉस्टल में ठीक मिल जाता है, कहाँ अच्छी फैकल्टीज हैं, कहाँ जाना कैसे? जैसे झारखंड की सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस राज्य की, तो झारखंड में 2 ही प्राइवेट कॉलेज हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो सब, लेकिन हाँ उनकी भी ग्रेडिंग है। अब पहले तो सबसे ऊपर रिम्स आएगा, देन MGM आएगा, तब आपका धनबाद आएगा, तब आप ले सकते हैं पलामू, दुमका, तब हज़ारीबाग। उसके बाद 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, टाटा, मणिपाल, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें स्टेट कोटा भी हैं, उनकी फ़ीस कम है, 10.5 लाख के आसपास है। और एक रामचंद्र चंद्रवंशी जी का एक कॉलेज स्टार्ट हुआ है, चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, जो कि गढ़वा में है। तो ये कॉलेज हैं, इनका भी फीस स्ट्रक्चर 10.5 के आसपास है, लेकिन फिर हॉस्टल है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इन सबको मिला लें तो 16 लाख के करीब आपको फर्स्ट ईयर पहुंच जाता है। ठीक है सर जी। अब बिहार का, बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगभग ऑन एन एवरेज आपको 15-16 लाख का बजट आता है, और कुछ कॉलेजेस में 20 तक भी आता है फर्स्ट ईयर। अब जैसे अच्छे कॉलेज जो बिहार में है, किशनगंज है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, दूसरा आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज, तीसरे नंबर पे आता है आपका सासाराम मेडिकल कॉलेज, चौथे नंबर पे आपको आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। इनका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पटना सिटी में और बेहतर कॉलेज है। उसके बाद है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, फिर सहरसा में भी 2 कॉलेजेस हैं। अब हम यूपी पे आते हैं, तो यूपी में भी देखें तो करीब 30-32 कॉलेजेस हैं, जिसमें 10-12 कॉलेज नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और उनके हॉस्टल भी अच्छे हैं, और फीस भी लगभग करीब वही है, 14-15 लाख के आसपास आपको इंक्लूडिंग ऑल फर्स्ट ईयर लगता है। एंड सिक्योरिटी वगैरह मिलाएंगे तो फर्स्ट ईयर करीब आपको 20 लाख पहुंचता है, सेकंड ईयर से आपको फिर 14-15 लाख के आसपास यूपी में आ जाता है। और वेस्ट बंगाल में आए तो वेस्ट बंगाल में 3-4
अच्छे कॉलेज हैं, जैसे केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो गया, दुर्गापुर में आपको एक मेडिकल कॉलेज है, जैसे आपको IQ सिटी है, आई केयर हल्दिया हो गया, जगन्नाथ गुप्ता हो गया कलकत्ता के पास में, और अब फिर यहाँ पे है आपका जो वेस्ट बंगाल में भी जो अच्छे कॉलेज हैं, ऑन एन एवरेज बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस ज़्यादा है, साथ में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भी है, जो टोटल इंटायर फीस होता है उसके लिए भी आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास वक्त नहीं, तो हम कुछ और सवाल आपसे लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोगों ने की है इसमें आपके मन के जो सवाल होंगे उनका उत्तर देने की कोशिश की है हमने इस कार्यक्रम में। आपको फ़ायदा होगा। आप सभी लोगों को काउंसलिंग के लिए शुभकामनाएं। मार्क्स से न तो डरिएगा न इतराइएगा, न डरना है न इतराना है, जो भी हमारे पास है उसको कबूल करते हुए अपना बेस्ट आपको चुनना है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।